गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकार। मानवाधिकार मानवाधिकार का महत्व, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51, NHRC मानवाधिकार आयोग की स्थापना और उसके कार्य, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम जान लें कि मानवाधिकार क्या है। मानव के अधिकार। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है। यानी मानवाधिकार हमारे स्वभाव में निहित है, ये हमें प्रकृति देती है। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय से ये हमको अधिकार प्राप्त हो जाता है। अक्सर हम मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों में विभेद नहीं कर पाते। इसमें दोनों में समानता नहीं है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक, हमें मौलिक अधिकार राज्य सरकार द्वारा, संविधान द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, जबकि मानवाधिकार हमें प्रकृति से मिलता है। जब से हम जन्म लेते हैं उसी समय हमें ये प्राप्त हो जाता है। अब मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक अधिकार। नंबर 5, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोनों में अंतर है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम मानवाधिकार के बारे में समझ गए होंगे कि ये हमें प्रकृति देती है, ये हमारे स्वभाव में निहित है। और मौलिक अधिकार को हमें संविधान प्रदान करती है। अब हम इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मानव अधिकार हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती है। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। हमारे अंदर विभिन्न जो गुण होते हैं, जैसे खेलने की प्रतिभाएं होती हैं, लिखने की प्रतिभाएं होती हैं, गीत गाने की प्रतिभा होती है, तथा चेतना का, इन सब का विकास मानवाधिकार के द्वारा किया जाता है। अब मानवाधिकार में क्या क्या आता है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, बराबरी और सम्मान का अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, हंसने का अधिकार, मुस्कुराने का अधिकार, खाने का अधिकार, रोने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार। अब हम दोनों में फर्क समझ सकते हैं, दोनों में अंतर हम समझ सकते हैं, मौलिक अधिकार में और मानवाधिकार में। जैसे कोई हमें ये कहे कि आप हंसिए मत, आपको गोली से उड़ा देंगे, तो ये क्या है? ये मानवाधिकार का हनन है। कोई हमें ये कहे आज खाना मत खाइएगा, आपको हम जेल में बंद कर देंगे, तो ये क्या है? ये मानवाधिकार का हनन है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, 15, 42, 51 ये मानवाधिकार में निहित है। अनुच्छेद 14, राज्य भारत के राज्य में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मंत्री हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। अर्थात कानून मंत्री और संतरी दोनों के लिए समान होगा। चाहे किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो, उसके साथ कानून के मामले में, विधि के मामले में न्याय पाने के लिए किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर होगा। इसीलिए काली पट्टी बंधी होती है
कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति होगा वो मेरे लिए समान होगा, चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो संतरी हो। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अक्सर हम देखते हैं कि जात के आधार पर लोगों का शोषण किया जाता है, धर्म के आधार पर लोगों का शोषण किया जाता है। मंदिर के नाम पर, तालाब के नाम पर, पानी पीने के नाम पर, कहीं भी घूमने के नाम पर इनके साथ भेद किया जाता है। तो तालाब, नदी, सड़कों पर के उपयोग पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इनका प्रयोग करने में सभी के लिए समानता का व्यवहार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 42। राज्य लोगों को मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा, प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। राज्य लोगों को मानवोचित दशा यानी मानव के लिए जो उचित हो, अनुकूल वातावरण हो, भय मुक्त वातावरण हो, शांतिपूर्ण माहौल हो, ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। हमारी महिलाओं के लिए प्रसूति से संबंधित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे एम्बुलेंस है। जब प्रसूति होती है तो उस समय उनको 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। शिक्षा विभाग में प्रसूति अवकाश की सुविधा प्रदान की जाती है। इस प्रकार के राज्य सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब अनुच्छेद 51 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, पहले ये नहीं था। अनुच्छेद 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसकी संख्या 11 है। मैं यहाँ पर जो मानवाधिकार में निहित है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में निर्बाध रूप से भाग लेने, कलाओं का आनंद उठाने तथा वैज्ञानिक प्रगति और इसके लाभों में हिस्सेदारी करने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं NHRC क्या है। तो पहले NHRC का फुल फॉर्म समझ ले। N से मतलब नेशनल, S से मतलब होता है ह्यूमन, R से मतलब राइट, C से मतलब काउंसिल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब मैं आपको अतीत की तरफ ले चलता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इसके बाद इतना नरसंहार हुआ, इसमें हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंके गए, बहुत से लोग मारे गए, चारों तरफ गरीबी, बेरोजगारी, असहनीय पीड़ा, खून खराबे इतने हुए कि लोगों का मन दुखी हो गया और मानवाधिकार का हनन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ इससे प्रभावित हुआ और 48 देशों का एक सम्मेलन रखा गया। इस सम्मेलन में भारत भी सम्मिलित हुआ और एक चार्टर पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया गया और इसमें इस बात को रखा गया कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए हम हर प्रयास करेंगे। उसके बाद 45 साल बाद भारत में 1993 में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है।
इसके कार्य क्या हैं अब हम जान लें। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करने की दिशा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था है। इसका सबसे बड़ा कार्य यह है कि शिकायतें प्राप्त करना और उसका निराकरण करना। जब भी हमारे किसी अधिकारों का हनन होगा, पतन होगा, हम मानवाधिकार की शरण लेंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेंगे और न्याय पाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य हेतु इस संस्था का निर्माण किया गया, इस संस्था की स्थापना की गई।